लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शरीर प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह को तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह कि ऐसे भी क्षण आए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिलाई और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास, सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण टिमटिमाती हुई, सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशनी ही इसीलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थीं, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थीं, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की यह कैसी अजीब गति है? सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह पर एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर की, जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं, उसमें उनकी अंशा विभक्त होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। मैं समझ गया, चंदर बोला। अब मैं समझा, मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्यों यह हाल होता? मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तस्तरी में कुछ फल काट कर ले आई। चंदर ने देखा, आम? अरे आम? अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहाँ से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी, बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, आप तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी। लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर लूँ। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कभी कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बहुपास ढीले कर तुम्हें चिरमुक्त तो मैं ना कर पाऊंगी, तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाजा खटका और गेसू ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला गया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना, नहा लूँ तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदल कर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसु अकेले बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा, गई है शरबत बनाने। गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए और पावों को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज़ मिल गई क्या? अरे बहन, अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसु ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात? कहो तो वह चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसु बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसु ने झेप कर मुँह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास लिए आई। लो गेसु पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली, चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, बर्फ मुझे नुकसान करेगी। सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी, और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली, रुमाल। कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूंगी तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया
और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं हैं, फिर भी लगता मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लान में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तस्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती? बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे तो अच्छी ही है, चंदर ने छेड़ा। अरे, मुझसे तो दुनिया अच्छी है। लेकिन एक बात पूछें? बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं। इस बारे में पहले पहले ये बोले कि चंदर से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुरापातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था? सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है। खैर, तब की बात दूसरी थी। अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे करनी ही नहीं। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंध को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन यह जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंध श्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी तरह तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे, तो मैं समझूं कि तुमने कुछ किया है मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, चल दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिराने बैठ गई। चंदर सो गए थे। चंदर सो गए क्या? क्यों? चंदर घबराकर उठ बैठा। लो दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा। चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष से झुककर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल की फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचौली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके ओंठों पर चांदनी की पंखुड़ियां बरस रही थीं। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी के वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदलकर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई है, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं?
करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भुन रही हूँ सुधा। तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत टूट जाती है, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, यह घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं। मैं भी क्या करूं चंदर। मैं यह जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और इनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर सक पाती। यह अजब सा नर्क है मेरा जीवन भी। लेकिन यह जरूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक में भी भोग लूंगी। तुम दिल मत छोटा करो। एक ही जिंदगी तो बात है उसके बाद। लेकिन मैं पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है। इसी जन्म में सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर। तुम्हें ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते। तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ, तो तुम ऐसा कभी न करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शक्ति की सौगंध है। तुम अब इस तरह न करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी कभी, कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानूंगी, नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे मुझे खींच निकालोगी उस दलदल से। या कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन हैं। लेकिन खैर, अच्छा यह बताओ तुम दिल्ली कब आओगे। अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथों पर रख ली और आंखें बंद कर लीं। जब बस हो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ हटाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर ढेर के बेले और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था, रेशम की धोती, रेशम का एक अंतर्वार्षक, गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा, उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गुथे थे। उसके घुटनों पर रह रहकर संग स्नाता सुधा के भीगे केसों से गीले मोती चू पड़ते थे। कृशकाय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की सिद्धावंत बेला में उसके जीवन भर की फूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा है। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया, पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया। भागवत को या भागवत की पुजारिन को, या नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं, हाँ तुम, और कौन, मेरे तो दूसरा ना कोई, सुधा बोली और ढेर ढेर के फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबरा कर पाँव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो। सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखी कुछ सिल रही है। चंदर ने कपड़े बदल कर पूछा, कहो
क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियान। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियान। लापरवाही की भी हद है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी। उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदा ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत तीक्ष्ण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? या तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखकर और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह से सकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और कई तकिए पीछे लगा दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने के लिए पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कांपियाँ जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दी थी आई और सुधा और कैलाश को घेरे रहीं। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लान पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई। कल तक तो उसमें उल्लास वापस आ गया था। वह जैसे कैलाश की छां ने ही ग्रस लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों प्रोफेसर से उनका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे। उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सकें। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार निभाया है तो यह बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसीलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर सी उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहाँ से लौट कर आए तो सुधा को लगा उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना अखरा नहीं था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिककर खड़ी रो रही थी। महाराजन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाए तुम्हें यहीं? चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजिन सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुँचते पहुँचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजिन उसे गले लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रोवो ना बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे
तो 2-3 महीना आय के रह जाब तो हार सास छोड़ी है कि नहीं। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई थी। सेकेंड क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करा दी। गाड़ी छूटने में अभी आधा घंटा देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी। चंदर से जब देखा नहीं गया तो वह उठकर प्लेटफार्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा था तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है। चंदर ने बात टाल दी। वह शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन आऊँगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहाँपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई है। वह इन्हें थोड़े ही देती थी। वह तो लखनऊ के बहाने में इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसीलिए चली जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर या अक्टूबर में 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। हाँ अच्छा, हाँ यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ हाँ जरूर से। फिर वक्त कोई बहाना ना बना देगा। जरूर आऊँगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ ना खींच लेना। उसका गला रुंध गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और क्या हो गई? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बम्बई से सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफार्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफार्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफ़ेद बिंद बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जागता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी, उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सरोवर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पार्टी पर हाथ रखे टेकी बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ जो कुछ भी टूट फूट गया था वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़क कर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से सस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस झलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिरों का कंगरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की बंसी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की
आत्मा की ज्ञाता से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी। वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिनती का एक पत्र आया। बिनती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिनती को बहुत बहुत स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था।